हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टोरी वाला में। आज हम इस वीडियो में गबन के अगले पार्ट को कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देवी दिन को पूर्ण विश्वास हो गया था कि बहू अब सब कर लेगी। मुझे विश्वास हो गया है। जब तुमने कलेजे इतना मजबूत कर ही लिया है तो तुम सब कुछ कर सकती हो। तो यहाँ से 9 बजे चलें? हाँ, मैं तैयार हूँ। वह रमानाथ जो पुलिस के भय से बाहर नहीं निकलता था, जो देवी दिन के घर में चोरों की तरह पड़ा जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था, आज 2 महीनों से राजसी भोग विलास में डूबा हुआ है। रहने को तो सुंदर सजा हुआ बंगला है, सेवा टहल के लिए चौकीदारों का एक दल, सवारी के लिए मोटर, भोजन पकाने के लिए एक कश्मीरी बावर्ची है। बड़े बड़े अफसर उसका मुंह ताका करते हैं। उसके मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी हुई। इतने ही दिनों में उसके मिजाज में इतनी नफासत आ गई है, मानो वह खानदानी रईस हो। विलास ने उसकी विवेक बुद्धि को सम्मोहित सा कर दिया है। उसे कभी इसका ख्याल भी नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे हाथों कितने बेगुनाहों का खून हो रहा है। उसे एकांत विचार का अवसर ही नहीं दिया जाता। रात को वह अधिकारियों के साथ सिनेमा या थिएटर देखने जाता है। शाम को मोटरों की सैर होती है। मनोरंजन के नित्य नए सामान होते रहते हैं। जिस दिन अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट ने सेशन सुपुर्द किया, सबसे ज़्यादा खुशी उसी को हुई। उसने अपना सौभाग्यपूर्ण सूर्य उदय होता हुआ मालूम होता था। पुलिस को मालूम था कि सेशन जज के इल्जाम से यह बाहर नहीं होगी। संयोग से जज हिंदुस्तानी थे और निष्पक्षता के लिए बदनाम। पुलिस हो या चोर, उसकी निगाह में बराबर था। वह किसी के साथ रियायत नहीं करते थे। इसलिए पुलिस ने रमा को एक बार उन स्थानों की सैर कराना जरूरी समझा जहां वारदातें हुई थी। एक जमींदार की सजी सजाई कोठी में डेरा पड़ा। दिन भर लोग शिकार खेलते, रात को ग्रामोफोन सुनते, ताश खेलते और बजरों पर नदियों की सैर करते। ऐसा जान पड़ता था कि कोई राजकुमार शिकार खेलने निकला है। इस भोग विलास में रमा को अगर कोई अभिलाषा थी तो यह कि जालपा भी यहाँ होती। जब तक वह पराश्रित था, दरिद्र था, उसकी विलासेंद्रिय मानो मूर्छित हो रही थी। इन शीतल झोंकों ने उन्हें फिर सचेत कर दिया। वह इस कल्पना में मग्न था कि यह मुकदमा खत्म होते उसे अच्छी जगह मिल जाएगी। तब वह जाकर जालपा को मना लावेगा और आनंद से जीवन सुख भोगेगा। हाँ, वह नए प्रकार का जीवन होगा। उसकी मर्यादा कुछ और होगी, सिद्धांत कुछ और होंगे। उसमें कठोर संयम होगा और पक्का नियंत्रण। अब उसके जीवन का कुछ उद्देश्य होगा, कुछ आदर्श होगा। केवल खाना, सोना और रुपए के लिए हाय हाय करना ही जीवन का व्यापार न होगा। इसी मुकदमे के साथ इस मार्गहीन जीवन का अंत हो जाएगा। दुर्बल इच्छा ने उसे यह दिन दिखाया था और अब एक नए और संस्कृत जीवन का स्वप्न दिखा रही थी। शराबियों की तरह ऐसे मनुष्य रोज ही संकल्प करते हैं, लेकिन उन संकल्पों का अंत क्या होता है? नए नए प्रलोभन सामने आते रहते हैं और संकल्प की अवधि भी बढ़ती चली जाती है। नए प्रभात का उदय कभी नहीं होता। 1 महीना देहात की सैर के बाद रमा पुलिस के सहयोगियों के साथ अपने बंगले पर जा रहा था। रास्ता देवी दिन के घर के सामने से था। कुछ दूर ही उसे अपना कमरा दिखाई दिया। अनायास ही उसकी निगाह ऊपर उठ गई। खिड़की के सामने कोई खड़ा था। इस वक्त देवी दिन वहाँ क्या कर रहा है? उसने जरा ध्यान से देखा। यह तो कोई औरत है, मगर औरत कहाँ से आई? क्या देवी दिन ने वह कमरा किराए पर तो नहीं उठा दिया? ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। मोटर जरा और समीप आई तो उस औरत का चेहरा साफ नजर आने लगा। रमा चौंक पड़ा। यह तो जालपा है। बेशक जालपा है, मगर नहीं, जालपा यहाँ कैसे आएगी? मेरा पता ठिकाना उसे कहाँ मालूम? कहीं बुड्ढे ने उसे खत तो नहीं लिख दिया? जालपा ही है। नायब दरोगा मोटर चला रहा था। रमा ने बड़ी मित्रता के साथ कहा, सरदार साहब 1 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं जरा देवी दिन से एक बात कर लूँ। नायब ने मोटर जरा धीमी कर दी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे आगे बढ़ा दिया। रमा ने तेज होकर कहा, आप तो मुझे कैदी बनाए हुए हैं। नायब ने खिसियाकर कहा, आप तो जानते हैं डिप्टी साहब कितनी जल्द जामे से बाहर हो जाते हैं। बंगले पर पहुंचकर रमा सोचने लगा, जालपा से कैसे मिलूं? वहाँ जालपा ही थी। इसमें अब उसे कोई सुबह नहीं था। आंखों को कैसे धोखा देता? हृदय में एक ज्वाला सी उठी हुई थी। क्या क्या करूं, कैसे जाऊं? उसे कपड़े उतारने की सुधि भी नहीं रही।
15 मिनट तक वह कमरे के द्वार पर खड़ा रहा, कोई हिकामत नहीं की। लाचार पलंग पर लेटा रहा। जरा ही देर में वह फिर उठा और सामने सहन में निकल आया। सड़क पर उसी वक्त बिजली रोशन हो गई। फाटक पर चौकीदार खड़ा था। रमा को उस पर इस समय इतना क्रोध आया कि गोली मार दे। अगर मुझे कोई अच्छी जगह मिल गई तो एक एक से समझूंगा, तुम्हें तो डिसमिस करा के छोड़ूंगा। कैसे शैतान की तरह सिर पर सवार है, मुंह तो देखो जरा, मालूम होता है बकरी की दुम है। वाह रे आपकी पगड़ी, कोई टोकरी ढोने वाला कुली है। अभी कुत्ता भौंक पड़े तो आप दुम दबाकर भागोगे, मगर यहाँ ऐसे डटे खड़े हैं मानो किसी किले के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। एक चौकीदार ने आकर कहा, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, कुछ नए तवे मंगवाए हैं। रमा ने झल्लाकर कहा, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। फिर सोचने लगा, जालपा यहाँ कैसे आई? अकेली ही आई है या कोई और साथ है? जालिम ने बुड्ढे से 1 मिनट भी बात नहीं करने दिया। जालपा पूछेगी तो जरूर कि क्यों भागे थे। साफ साफ कह दूंगा, उस समय और कर ही क्या सकता था, पर इन थोड़े दिनों के कष्ट ने जीवन का प्रश्न तो हल कर दिया। अब आनंद से जिंदगी कटेगी, कोशिश करके उसी तरफ अपना तबादला करवा लूंगा। ये सोचते सोचते रमा को ख्याल आया कि जालपा भी यहाँ मेरे साथ रहे तो क्या हर्ज है। बाहर वालों से मिलने की रोक टोक है, जालपा के लिए क्या रुकावट हो सकती है, लेकिन इस वक्त इस प्रश्न को छेड़ना उचित नहीं। कल इसे तय करूंगा। देवी दिन भी विचित्र जीव है, पहले तो कई बार आया पर आज उसने भी सन्नाटा खींच लिया। कम से कम इतना तो हो सकता था कि आकर पहरे वाले कांस्टेबल से जालपा के आने की खबर मुझे देता, फिर मैं देखता कि कौन जालपा को आने नहीं देता। पहले इस तरह की कैद जरूरी थी, अब तो मेरी परीक्षा पूरी हो चुकी, शायद सब लोग खुशी से राजी हो जाएंगे। रसोइया थाली लाया, मांस एक ही तरह का था। रमा थाली देखते ही छल्ला गया। इन दिनों रुचिकर भोजन देखकर उसे भूख लगती थी। जब तक 4-5 प्रकार का मांस न हो, चटनी अचार न हो, उसकी तृप्ति नहीं होती थी। बिगड़ कर बोला, क्या खाऊं तुम्हारा सिर? थाली उठा ले जाओ। रसोइये ने डरते डरते कहा, हुजूर इतनी जल्द और चीज़ें कैसे बनाता? अभी कुल 2 घंटे तो आए हुए हैं। 2 घंटे तुम्हारे लिए थोड़े होते हैं। अब हुजूर से क्या कहूँ? मत बको हुजूर, मत बको डैम। रसोइया ने फिर कुछ नहीं कहा। बोतल लाया, बर्फ तोड़कर ग्लास में डाली और पीछे हटकर खड़ा हो गया। रमा को इतना क्रोध आ रहा था कि रसोइयों को नोच खाए। उसका मिजाज इन दिनों बहुत तेज हो। शराब का दौर शुरू हुआ तो रमा का गुस्सा और भी तेज हो गया। लाल लाल आंखों से देखकर बोला, चाहूँ तो अभी तुम्हारा कान पकड़कर निकाल दूं, अभी इसी दम। तुमने समझा क्या है? उसका क्रोध बढ़ता देखकर रसोइया चुपके से सरक गया। रमा ने ग्लास लिया और 2-4 लुकमे खाकर बाहर सहन में टहलने लगा। यही धुन सवार थी, कैसे यहाँ से निकल जाऊं। एकाएक उसने ऐसे जान पड़ा कि तार के बाहर के वृक्ष के आड़ में कोई है। हाँ, कोई खड़ा उसकी तरफ ताक रहा है, शायद इशारे से अपनी तरफ बुला रहा है। रमानाथ का दिल धड़कने लगा। कहीं षड्यंत्रकारियों ने उसे प्राण लेने की तो नहीं ठानी है। यह शंका उसे सदैव बनी रहती थी। इसी ख्याल से वह रात को बंगले के बाहर बहुत कम निकलता था। आत्मरक्षा के भाव ने उसे अंदर चले जाने की प्रेरणा की। उसी वक्त एक मोटर सड़क पर निकली। उसी प्रकाश में रमा ने देखा, वह अंधेरी छाया स्त्री है। उसकी साड़ी साफ नजर आ रही है। फिर उसे ऐसा मालूम हुआ वह स्त्री उसकी ओर आ रही है। उसे फिर शंका हुई, कोई मर्द यह वेश बदल कर मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा है। वह जो जो पीछे हटता गया, वह छाया उसकी ओर बढ़ती गई, यहाँ तक कि तार के पास आकर उसने कोई चीज रमा की तरफ फेंकी। रमा चीख मारकर पीछे हट गया, मगर वह केवल एक लिफाफा था। उसे कुछ तस्कीन हुई। उसने फिर जो सामने देखा, वह छाया अंधकार में विलीन हो गई थी। रमा ने लपक कर वह लिफाफा उठा लिया। भय भी था और कौतूहल भी। भय कम था, कौतूहल अधिक। लिफाफे को हाथ में लेकर देखने लगा। सिरनामा देखते उसके हृदय में फुरहारियां सी उड़ने लगी। लिखावट जालपा की थी। उसने फौरन लिफाफा खोला। जालपा ही की लिखावट थी। उसने एक ही सांस में पत्र पढ़ डाला और तब एक लंबी सांस ली। उसी सांस के साथ चिंता का वह भीषण भार, जिसने आज 6 महीने से उसकी आत्मा को दबा कर रखा था, वह सारी मनोव्यथा जिसका जीवन रक्त चूस रही थी, वह सारी दुर्बलता, लज्जा, ग्लानि मानो उड़ गई, छू मंतर हो गई। इतनी स्फूर्ति, इतना गर्व, इतना आत्मविश्वास उसे कभी नहीं हुआ था। पहली सनक यह सवार हुई, अभी चलकर दरोगा से कह दूं मुझे इस मुकदमे से कोई सरोकार नहीं। लेकिन फिर ख्याल आया, बयान तो अब हो ही चुका, जितना अपयश मिलना था मिल ही चुका, अब उसके फल से क्यों हाथ धोऊं।
मगर इन सबों ने मुझे कैसा चकमा दिया है और अभी तक मुकालते में डाले हुए हैं। सबके सब मेरी दोस्ती का दम भरते हैं, मगर अभी तक असली बात मुझसे छिपाए हुए हैं। अब भी इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं। अभी इसी बात पर अपना बयान बदल दूँ तो आटे दाल का भाव मालूम हो यही ना होगा। मुझे कोई जगह नहीं मिलेगी बला से। इन लोगों के मंसूबे तो खाक में मिल जाएंगे। इस दगाबाजी की सजा तो मिल जाएगी, और यह कुछ न सही इतनी बड़ी बदनामी से तो बच जाऊंगा। ये सब शरारत जरूर करेंगे, लेकिन झूठा इल्जाम लगाने के सिवा और कर ही क्या सकते हैं। जब मेरा यहाँ रहना साबित ही नहीं तो मुझ पर दोष ही क्या लग सकता है। सबों के मुंह में कालिक लग जाएगी, मुंह तो दिखाया नहीं जाएगा। मुकदमा क्या चलाएंगे, मगर नहीं, इन्होंने मुझसे चाल चली है तो मैं भी इनसे वही चाल चलूंगा। कह दूंगा अगर मुझे आज कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो मैं शहादत दूंगा, वरना साफ कह दूंगा इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं है। नहीं तो पीछे से किसी छोटे मोटे थाने में नायब दरोगा बनाकर भेज दे और वहाँ सड़ा करूँ लूँगा इंस्पेक्टरी, और कल 10 बजे मेरे पास नियुक्ति का परवाना आ जाना चाहिए। वह चला किसी वक्त दरोगा से कह दूँ, लेकिन फिर रुक गया। एक बार जालपा से मिलने के लिए उसे प्राण तड़प रहे थे। उसके प्रति इतना अनुराग, इतनी श्रद्धा उसे कभी नहीं हुई थी। मानो वह कोई देवी शक्ति हो जिसने देवताओं ने उसकी रक्षा के लिए भेजा हो। 10 बज गए थे। रमानाथ ने बिजली गुल कर दी और बरामदे में आकर जोर से किवाड़ बंद कर दिया, जिसमें पहरे वाले सिपाही को मालूम हो अंदर से किवाड़ बंद करके सो रहे हैं। वह अंधेरे बरामदे में 1 मिनट खड़ा रहा, तब आहिस्ता से उतरा और कांटेदार फेसिंग के पास आकर सोचने लगा, उस पार कैसे जाऊं। शायद अभी जालपा बगीचे में हो, देवी दिन जरूर उसके साथ होगा। केवल यही तार उसकी राह रोके हुए था। उसे फांद जाना असंभव था। उसने तारों के बीच से होकर निकल जाने का निश्चय किया। अपने सब कपड़े समेट लिए और कांटों को बचाता हुआ सिर और कंधे को तार के बीच में डाला, पर न जाने कैसे कपड़े फंस गए। उसने हाथ से कपड़ों को छुड़ाना चाहा तो आस्तीन कांटों में फंस गई। धोती भी उलझी हुई थी। बेचारा बड़े संकट में पड़ा। न इस पार जा सकता था न उस पार। जरा भी असावधानी हुई और कांटे उसकी देह में चुभ जाएंगे। मगर इस वक्त उसे कपड़ों की परवाह नहीं थी। उसने गर्दन और आगे बढ़ाई और कपड़ों में लंबा चीर लगाता उस पार निकल गया। सारे कपड़े तार तार हो गए। पीठ में भी कुछ खरोच लगे, पर इस समय कोई बंदूक का निशाना बांध कर उसके सामने खड़ा हो जाता तो भी वह पीछे नहीं हटता। फटे हुए कुर्ते को उसने वहीं फेंक दिया। गले की चादर फट जाने पर भी काम दे सकती थी। उसने ओढ़ लिया, धोती समेट ली और बगीचे में घूमने लगा। सन्नाटा था। शायद रखवाला खटीक खाना खाने गया हुआ था। उसने 2-3 बार धीरे धीरे जालपा का नाम लेकर पुकारा भी। किसी की आहट नहीं मिली, पर निराशा होने पर भी मोह ने उसका गला नहीं छोड़ा। उसने एक पेड़ के नीचे जाकर देखा, समझ गया जालपा चली गई। वे उन्हीं पैरों देवी दीन के घर की ओर चला। उसे जरा भी शौक नहीं था बला से किसी को मालूम हो जाए कि मैं बंगले से निकल आया हूँ। पुलिस मेरा कर ही क्या सकती है। मैं कैदी नहीं हूँ, गुलामी नहीं लिखाई है। आधी रात हो गई थी। देवी दीन भी आधा घंटा पहले लौटा था और खाना खाने जा ही रहा था। एक नंगे धड़ंगे आदमी को देखकर चौंक पड़ा। रमन ने चादर सिर पर बांध ली थी और देवी दीन को डराना चाहता था। देवी दीन ने सशंक होकर कहा, कौन है? सहसा पहचान गया और झपट कर उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, तुमने तो भैया खूब बेस बनाया, कपड़े क्या हुए? रमानाथ ने कहा, तार से निकल रहा था, सब उसके कांटों में उलझ कर फट गए। तभी देवी दीन ने कहा, राम राम, देह में तो कांटे नहीं चुभे? रमानाथ ने कहा, कुछ नहीं, 2-1 खरोच लग गए, मैं बहुत बचाकर निकला हूँ। देवी दीन ने कहा, बहू की चिट्ठी मिल गई ना? रमानाथ ने कहा, हाँ, उसी वक्त मिल गई थी। क्या वह भी तुम्हारे साथ थी? तभी देवी दीन ने कहा, वह मेरे साथ नहीं थी, मैं उनके साथ था। जब से तुम्हें मोटर पर आते देखा तभी से जाने जाने लगाए हुए थी। तभी रमानाथ ने कहा, तुमने कोई खत लिखा था क्या? देवी दीन ने कहा, मैंने कोई खत पत्र नहीं लिखा भैया। जब वह आई तो मुझे आप ही अचंभा हुआ कि बिना जाने बुझे कैसे आ गई। पीछे से उन्होंने बताया, वह शतरंज वाला नक्शा उन्हीं ने पराग से भेजा था और इनाम भी वहीं से आया था। रमा की आंखें फैल गई। जालपा की चतुराई ने उसे विस्मय में डाल दिया। इसके साथ ही पराजय के भाव से उसे कुछ खिन्न कर दिया। यहाँ भी उसकी हार हुई इस बुरी तरह। बुढ़िया ऊपर गई हुई थी। देवी दीन ने जीने के पास जाकर कहा, अरे क्या करती है, बहू से कह दे एक आदमी उनसे मिलने आया है। यह कहकर देवी दीन ने फिर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो अब सरकार में तुम्हारी पेशी होगी। बहुत भागे थे, बिना वारंट के पकड़े गए। इतनी आसानी से पुलिस भी नहीं पकड़ सकती थी। रमा का
मनोल्लास द्रवित हो गया था, लज्जा से गड़ा जाता था। जालपा के प्रश्न को उसके पास क्या जवाब था। जिस भय से वह भागा था, उसने अंत में उसका पीछा करके उसे परास्त ही कर दिया। वह जालपा के सामने सीधी आंखें भी तो नहीं कर सकता था। उसने हाथ छुड़ा लिया और जीने के पास ठिठक गया। देवी दिन ने पूछा, क्यों रुक गए? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, चलो मैं आता हूँ। बुढ़िया ने ऊपर से ही से कहा, पूछो कौन आदमी है, कहाँ से आया है? देवी दिन ने विनोद किया, कहता है मैं जो कुछ कहूँगा बहू से ही कहूँगा। कोई चिट्ठी लाया है? नहीं। सन्नाटा हो गया है। देवी ने एक क्षण के बाद पूछा, कह दूँ लौट जाए? जालपा जीने पर आकर बोली, कौन आदमी है, पूछती तो हो। कहता है बड़ी दूर से आया हूँ। है कहाँ? यह क्या खड़ा है? अच्छा बुला लो। रमा चादर ओढ़े कुछ झिझकता, कुछ झेपता, कुछ डरता जीने पर चढ़ा। जालपा ने उसे देखते ही पहचान लिया। तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। देवी दिन वहाँ नहीं होता तो वह 2 कदम और आगे बढ़ी होती। उसकी आंखों में कभी इतना नशा नहीं था, अंगों में कभी इतनी चपलता नहीं थी, कपोल कभी इतने नहीं दमके थे, हृदय में कभी इतनी मृदु कंपन नहीं हुआ था। आज उसकी तपस्या सफल हुई। वियोगियों के मिलन की रात, बटोहियों के पड़ाव की रात है, जो बातों में कट जाती है। रमा और जालपा दोनों ही को अपनी 6 महीने की कथा कहनी थी। रमा ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों को खूब बढ़ा चढ़ाकर बयान किया। रमा ने अपनी कथा में कष्टों की चर्चा तक नहीं आने दी। वह डरती थी इन्हें दुख होगा, लेकिन रमा को उसे रुलाने में विशेष आनंद आ रहा था। वह क्यों भागा, किस लिए भागा, कैसे भागा, यह सारी गाथा उसने करुण शब्दों में कही और जालपा ने सिसक सिसक सुनी। वे अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था। अब तक सभी बातों में उसे परास्त होना पड़ा था। जो बात उसे असूझ मालूम हुई, उसे जालपा ने चुटकियों में पूरा कर दिखाया। शतरंज वाली बात को वह खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था, लेकिन वहाँ भी जालपा ही ने नीचा दिखाया। फिर उसकी कीर्ति लालसा को उसके सिवा और क्या उपाय था कि अपने कष्टों की राई को पर्वत बनाकर दिखाए। जालपा ने सिसक कर कहा, तुमने ये सारी आफतें झेली पर हमें एक पत्र तक नहीं लिखा। क्यों लिखते? हमसे नाता ही क्या था? मुँह देखे की प्रीति थी, आँख ओट पहाड़ ओट। रमा ने हसरत से कहा, यह बात नहीं थी जालपा, दिल पर जो कुछ गुजरती थी दिल ही जानता है, लेकिन लिखने का मुँह भी तो हो। जब मुँह छिपाकर घर से भागा तो अपनी विपत्ति का था, क्या लिखने बैठता? मैंने तो सोच लिया था जब तक खूब रुपए नहीं कमा लूँगा एक शब्द भी नहीं लिखूंगा। जालपा ने आंसू भरी आंखों में व्यंग भरकर कहा, ठीक ही था, रुपए आदमी से ज़्यादा प्यारे होते ही हैं। हम तो रुपए के यार हैं, तुम चाहे चोरी करो, डाका मारो, जाली नोट बनाओ, झूठी गवाही दो या भीख मांगो, किसी उपाय से रुपए लाओ। तुमने हमारे स्वभाव को कितना ठीक समझा है कि वाह, गोसाई जी भी तो कह गए हैं, स्वरथ लाई करही सब प्रीति। रमा ने छेपते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिय, यह बात नहीं थी। मैं यही सोचता था कि इन फटे हालों जाऊंगा कैसे। सच कहता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा डर तुम्ही से लगता था। सोचता था तुम मुझे कितना कपटी झूठा कायर समझ रही होगी। शायद मेरे मन में यह भाव था कि रुपए की थैली देखकर तुम्हारा हृदय कुछ तो नर्म होगा। जालपा ने व्यथित कंठ से कहा, मैं शायद उस थैली को हाथ से छूती भी नहीं। आज मालूम हो गया तुम मुझे कितनी नीच, कितनी स्वार्थनी, कितनी लोभीन समझते हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज यह दिन ही क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपए का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपये रोज खर्च करे, 1000-2000 के गहने पहनने की नीयत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सम्मान कर रही है। अगर तुमने मुझे इतना धन लोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी उसमें फिर नहीं कूदूंगी। इन महीनों में मैंने उन पापों का कुछ प्रायश्चित किया और शेष जीवन के अंत समय तक करूंगी। यह मैं नहीं कहती कि भोग विलास से मेरा जी भर गया, या गहने कपड़े से मैं ऊब गई, या सैर तमाशे से मुझे घृणा हो गई। ये सब अभिलाषा ज्यों की त्यों हैं। अगर तुम अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने सदुपयोग से उन्हें पूरा कर सको तो क्या कहना, लेकिन नियत खोटी करके, आत्मा को कलुषित करके 1 लाख भी लाओ तो मैं उसे ठुकरा दूंगी। जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि तुम पुलिस के गवाह बन गए हो, मुझे इतना दुख हुआ। मैं उसी वक्त दादा को साथ लेकर तुम्हारे बंगले तक गई, मगर उसी दिन तुम बाहर चले गए थे और आज लौटे हो। मैं इतने आदमियों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती। तुम अदालत में साफ साफ कह दो कि मैंने पुलिस के चक्कर में आकर गवाही दी थी। मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है।
रमा ने चिंतित होकर कहा, जब से तुम्हारा खत मिला तभी से मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूँ। एक बात कहकर मुकर जाने का साहस मुझ में नहीं है। बयान तो बदलना ही पड़ेगा, आखिर कैसे। मुश्किल क्या है, जब तुम्हें मालूम हो गया है कि म्यूनसिपाल्टी तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकती, तो फिर किस बात का डर। डर ना हो, झेप भी तो कोई चीज़ है। जिस मुंह से एक बात कही उसी मुंह से मुकर जाऊँ, यह तो मुझसे नहीं होगा। फिर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, आराम से ज़िंदगी बसर होगी। मुझसे गली गली ठोकर खाने का बूता नहीं है। जालपा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सोच रही थी कि आदमी में स्वार्थ की मात्रा कितनी अधिक होती है। रमा ने फिर दृष्टता से कहा, और कुछ मेरी ही गवाही पर तो सारा फैसला नहीं हुआ जाता। मैं बदल भी जाऊँ तो पुलिस कोई दूसरा आदमी खड़ा कर देगी। अपराधियों की जान तो किसी तरह नहीं बच सकती। हाँ, मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, कैसी बेशर्मी की बातें करते हो जी। क्या तुम इतने कह बीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटो। मैं इसे नहीं सह सकती। मुझे मजदूरी करना, भूखों मर जाना मंजूर है। बड़ी से बड़ी विपत्ति जो संसार में है वह सिर पर ले सकती हूँ, लेकिन किसी का बुरा करके स्वर्ग का राज भी नहीं ले सकती। रमा इस आशीर्वाद से चिढ़कर बोला, तो क्या तुम चाहती हो कि यहाँ कुलीगिरी करूँ। जालपा कहती, नहीं, मैं यह नहीं चाहती, लेकिन अगर कुलीगिरी भी करनी पड़े तो यह खून से तर रोटियाँ खाने से कहीं बढ़कर है। रमा ने शांत भाव से कहा, जालपा, तुम मुझे जितना नीच समझ रहे हो मैं उतना नीच नहीं हूँ। बुरी बात सभी को बुरी लगती है, इसका दुख मुझे भी है। मेरे हाथों इतने आदमियों का खून हो रहा, लेकिन परिस्थिति ने मुझे लाचार कर दिया है। मुझ में अब ठोकरें खाने की शक्ति नहीं है, न मैं पुलिस से रार मोल ले सकता हूँ। दुनिया में सभी थोड़े ही आदर्श पर चलते हैं। मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चढ़ाना चाहती हूँ जहाँ पहुँचने की शक्ति मुझ में नहीं है। जालपा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, जिस आदमी में हत्या करने की शक्ति हो उसमें हत्या न करने की शक्ति का ना होना अचंभे की बात है। जिसमें दौड़ने की शक्ति हो उसमें खड़े रहने की शक्ति नहीं हो, इसे कौन मानेगा। जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं तो शक्ति आप ही आप आ जाती है। तुम ये निश्चय कर लो कि तुम्हें बयान बदलना है, बस, और बातें आप आ जाएंगी। रमा सिर झुकाए हुए सुनता रहा। जालपा ने और आवेश में आकर कहा, अगर तुम्हें यह बाप की खेती करनी है तो मुझे आज ही यहाँ से विदा कर दो। मैं मुंह में कालिक लगाकर यहाँ से चली जाऊँगी और फिर तुम्हें दिख करने नहीं आऊँगी। तुम आनंद से रहना, मैं अपना पेट मेहनत मजदूरी करके भर लूँगी। अभी प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ है, इसलिए दुर्बलता हमारे पीछे पड़ी हुई है। मैं देख रही हूँ यह हमारा सर्वनाश करके छोड़ेगी। रमा के दिल पर कुछ चोट लगी, सिर खुजलाकर बोला, चाहता तो मैं भी हूँ कि किसी तरह इस मुसीबत से जान बचे, तो बचाते क्यों नहीं। अगर तुम्हें कहते शर्म आती है तो मैं चलूँ, यही अच्छा होगा। मैं भी चलूँगी और तुम्हारे सुपरटेंडेंट साहब से सारा वृतांत साफ साफ कह दूँगी। रमा का सारा पासोपेश गायब हो गया। अपनी इतनी दुर्गति वह नहीं कराना चाहता था कि उसकी स्त्री जाकर उसकी वकालत करे। बोला, तुम्हारे चलने की जरूरत नहीं है जालपा, मैं उन लोगों को समझा दूंगा। जालपा ने जोर देकर कहा, साफ साफ बताओ, अपना बयान बदलोगे या नहीं। रमा ने मानो कोने में दबकर कहा, कहता तो हूँ बदल दूंगा, मेरे कहने से या अपने दिल से। तुम्हारे कहने से नहीं, अपने दिल से। मुझे खुद ही ऐसी बातों से घृणा है। सिर्फ जरा हिचक थी, वह तुमने निकाल दी। फिर और बातें होने लगी। कैसे पता चला कि रमे ने रुपए उड़ा दिए हैं, रुपए अदा कैसे हो गए, और लोगों को गबन की खबर हुई, ये घर ही में दबकर रह गई। रतन पर क्या गुजरी, गोपी क्यों इतनी जल्दी चला गया। दोनों कुछ पढ़ रहे हैं या उसी तरह आवारा फिरा करते हैं। आखिर में अम्मा और दादा का जिक्र आया, फिर जीवन के मंसूबे बांधे जाने लगे। जालफा ने कहा, घर चलकर रतन से थोड़ी सी जमीन ले लें और आनंद से खेती बाड़ी करें। रमा ने कहा, कहीं उससे अच्छा है कि यहाँ चाय की दुकान खोले। इस पर दोनों में मुभासा हुआ। आखिर रमा को हार माननी पड़ी। यहाँ रहकर वह घर की देखभाल नहीं कर सकता था, भाइयों को शिक्षा नहीं दे सकता था और न माता पिता की सेवा सत्कार कर सकता था। आखिर घर वालों के प्रति भी तो उसका कुछ कर्तव्य है। रमा निरुत्तर हो गया। रमा मुंह अंधेरे अपने बंगले जा पहुंचा। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। नाश्ता करके रमा ने खत साफ किया और कपड़े पहने और दरोगा के पास जा पहुंचा। त्योरियां चढ़ी हुई थी। दरोगा ने पूछा, खैरियत तो है, नौकरों ने कोई शरारत तो नहीं की। रमा ने खड़े खड़े कहा, नौकरों ने नहीं, अपनी शरारत की है। आपके मत हतो अफसरों और सब ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया है।
दरोगा ने कुछ घबरा कर पूछा, आखिर बात क्या है, कहिए तो। रमानाथ ने कहा, बात यही है कि इस मामले में अब कोई शहादत नहीं दूंगा, उससे मेरा कोई ताल्लुका नहीं है। आपने मेरे साथ चाल चली और वारंट की धमकी देकर मुझे शहादत देने पर मजबूर किया। अब मुझे मालूम हो गया कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं, आप लोगों को चकमा था। पुलिस की तरफ से शहादत नहीं देना चाहता। मैं आज जज साहब से कह दूंगा, बेगुनाहों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लूँगा। दरोगा ने तेज होकर कहा, आपने खुद गबन तस्लीम किया था। रमानाथ ने कहा, मिजान की गलती थी, गबन नहीं था। म्यूनसिपाल्टी ने मुझ पर कोई मुकदमा नहीं चलाया। यह आपको मालूम कैसे हुआ? इससे आपको कोई बहस नहीं। मैं शहादत नहीं दूंगा, साफ साफ कह दूंगा। पुलिस ने मुझे धोखा देकर शहादत दिलवाई है। जिन तारीखों का वह बकाया है, उन तारीखों में मैं इलाहाबाद में था। म्यूनसिपल ऑफिस में मेरी हाजिरी मौजूद है। दरोगा ने इस आपत्ति को हंसी मुड़ाने की चेष्टा करके कहा, अच्छा साहब, पुलिस ने धोखा ही दिया, लेकिन उसका खातिर ख्वाह इनाम देने को भी तो हाजिर है। कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, मोटर पर बैठे हुए सैर करोगे। खुफिया पुलिस में कोई जगह मिल गई तो चैन ही चैन है। सरकार की नज़रों में इज्जत और रसूख कितना बढ़ गया तो मारे मारे फिरते। शायद किसी दफ्तर में क्लर्की मिल जाती, वह भी बड़ी मुश्किल से। यहाँ तो बैठे बिठाए तरक्की का दरवाज़ा खुल गया। अच्छी तरह कारगुजारी होगी तो एक दिन राय बहादुर मुंशी रमानाथ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हो जाएंगे। तुम्हारे हमारा एहसान मानना चाहिए और आप उल्टे खफा होते हैं। रमा पर इस प्रलोभन का कुछ असर नहीं हुआ। बोला, मुझे क्लर्क बनना मंजूर है, इस तरह की तरक्की नहीं चाहता। यह आप ही को मुबारक रहे। इतने में डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर भी आ पहुंचे। रमा को देखकर इंस्पेक्टर साहब ने गरमाया, हमारे बाबू साहब तो पहले से ही तैयार बैठे हैं, बस इसी की कारगुजारी पर 12 न्यारा है। रमा ने इस भाव से कहा, मानो मैं भी अपना नफ़ा नुकसान समझता हूँ जी। हाँ, आज 12 न्यारा कर दूंगा। इतने दिनों तक आप लोगों के सारे पर चला, अब अपनी आंखों से देख कर चलूँगा। इंस्पेक्टर ने दरोगा का मुँह देखा, दरोगा ने डिप्टी का मुँह देखा, डिप्टी ने इंस्पेक्टर का मुँह देखा। यह कहता क्या है? इंस्पेक्टर साहब विस्मित होकर बोले, क्या बात है, हलफ से कहता हूँ आप कुछ नाराज मालूम होते हैं। तभी रमानाथ ने कहा, मैंने फैसला किया है, आज अपना बयान बदल दूंगा। बेगुनाहों का खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने दया भाव से उसकी तरफ देखकर कहा, आप बेगुनाहों का खून नहीं कर रहे हैं, अपनी तकदीर की इमारत खड़ी कर रहे हैं। हलफ से कहता हूँ, ऐसे मौके बहुत कम आदमियों को मिलते हैं। आज क्या बात हुई कि आप इतने खफा हो गए? आपको कुछ मालूम है दरोगा साहब, आदमियों ने तो कोई सोखी नहीं की। अगर किसी ने आपके मिजाज के खिलाफ कोई काम किया हो तो उसे गोली मार दीजिए। हलफ से कहता हूँ। तभी दरोगा ने कहा, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। तभी रमानाथ ने कहा, आप तकलीफ़ न करें, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मैं थोड़े से फ़ायदे के लिए अपने ईमान का खून नहीं कर सकता हूँ। 1 मिनट सन्नाटा रहा, किसी को कोई बात नहीं सूझी। दरोगा कोई दूसरा चकमा सोच रहे थे, इंस्पेक्टर कोई दूसरा प्रलोभन, डिप्टी एक दूसरे ही फिक्र में था। टूकेपन से बोला, रमा बाबू, ये अच्छा बात नहीं होगा। रमा ने भी गर्व होकर कहा, आपके लिए नहीं होगी, मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही है। डिप्टी ने कहा, नहीं, आपका वास्ते इससे बुरा दूसरा बात नहीं है। हम तुमको छोड़ेगा नहीं, हमारा मुकदमा चाहे बिगड़ जाए, लेकिन हम तुमको ऐसा लेसन दे देगा कि तुम उम्र भर न भूलेगा। आपको वही गवाही देना होगा जो आप दिया। अगर तुम कुछ गड़बड़ करेगा तो कुछ भी गोलमाल किया तो हम तुम्हारे साथ दूसरा बर्ताव करेंगे। एक रिपोर्ट में तुम योग कलाइयों को ऊपर नीचे रख कर चला जाएगा। ये कहते हुए उसने आंखें निकाल कर रमा को देखा, मानो कच्चा ही खा जाएगा। रमा सहम उठा। इन आतंक से भरे शब्दों ने उसे विचलित कर दिया। यह सब कोई झूठा मुकदमा चलाकर उसे फंसा दे तो उसकी कौन रक्षा करेगा? उसे यह आशा नहीं थी कि डिप्टी साहब तो जो सील और विनय के पुतले बने हुए थे, एक बार की यह रुद्र रूप धारण कर लेंगे, मगर वह इतनी आसानी से दबने वाला नहीं था। तेज होकर बोला, आप मुझ पर जबरदस्ती शहादत दिलाएंगे? डिप्टी ने पैर पटकते हुए कहा, हाँ, जबरदस्ती दिलाएगा। तभी रमानाथ ने कहा, यह अच्छी दिल लगी है। डिप्टी ने कहा, तुम पुलिस को धोखा देना दिल लगी समझता है? अभी 2 गवाह देकर साबित कर सकता है कि तुम राजद्रोह की बात कर रहा था। बस चला जाएगा 7 साल के लिए। चक्की पीसते पीसते हाथ में गड्ढा पड़ जाएगा। ये चिकना चिकना गाल नहीं रहेगा। रमा जेल से डरता था। जेल जीवन की कल्पना ही से उसके रोए खड़े होते थे। जेल ही के भय से उसने यह गवाही देनी स्वीकार की थी। वही भय इस वक्त भी उसे कातर करने लगा। डिप्टी भाव विज्ञान का ज्ञाता था, आसन का पता पा गया। बोला, वह हलवा पूरी नहीं पाएगा।
धूल मिला हुआ आटा का रोटी, गोभी के सड़े हुए पत्तों का रसा और अरहर के दाल का पानी खाने को पावेगा। काल कोठरी का 4 महीना भी हो गया तो तुम बच नहीं सकता, वहीं मर जाएगा। बात बात पर बॉर्डर वाली गाली देगा, जूतों से पीटेगा, तुम समझता क्या है? रमा का चेहरा फीका पड़ने लगा। मालूम होता था प्रतिक्षण उसका खून सूखता चला जाता है। अपनी दुर्बलता पर उसे इतनी ग्लानि हुई कि वह रो पड़ा। कांपती हुई आवाज़ से बोला, आप लोगों की इच्छा तो यही सही, भेज दीजिए जेल। मर ही जाऊंगा ना, फिर तो आप लोगों से मेरा गला छूट जाएगा। जब आप यहाँ तक मुझे तबाह करने पर आमादा हैं तो मैं भी मरने को तैयार हूँ। जो कुछ होना होगा होगा। उसका मन दुर्बलता की उस दशा को पहुँच गया था जब जरा सी सहानुभूति, जरा सी सहृदयता सैकड़ों धमकियों से कहीं कारागार हो जाती। इंस्पेक्टर साहब ने मौका ताड़ लिया। उसका पक्ष लेकर डिप्टी साहब से बोले, हालत से कहता हूँ, आप लोग आदमी को पहचानते तो है नहीं, लगते हैं रोब जमाने। इस तरह गवाही देना हर एक समझदार आदमी को बुरा मालूम होगा। यह कुदरती बात है। जिसे जरा भी इज्जत का ख्याल है वह पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना पसंद नहीं करेगा। बाबू साहब की जगह मैं होता तो मैं भी ऐसे ही कर, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे खिलाफ शहादत देंगे। आप लोग अपना काम कीजिए। बाबू साहब की तरफ से बेफिक्र रहिए। हलफ से कहता हूँ। उसने रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप मेरे साथ चलिए बाबूजी, आपको अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनाओ। रमा ने रूठे हुए बालक की तरह हाथ छुड़ाकर कहा, मुझे दिख न दीजिए इंस्पेक्टर साहब, आप तो मुझे जेल खाने में मरना है। इंस्पेक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप क्यों ऐसी बातें मुझ से निकालते हैं साहब? जेल खाने में मरे आपके दुश्मन। डिप्टी ने तस्मा भी बाकी नहीं छोड़ना चाहा। बड़े कठोर स्वर में बोला, मनोरमा से कभी का परिचय नहीं है साहब। हम बाबू साहब के साथ सब तरह का सलूक करने को तैयार है, लेकिन जब वह हमारा खिलाफ गवाही देगा, हमारा जड़ खोदेगा तो हम भी कार्रवाई करेगा, जरूर से करेगा, कभी छोड़ नहीं सकता। इसी वक्त सरकारी एडवोकेट और बैरिस्टर मोटर से उतरे। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलें।